हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS विद MPMSU। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सीरीज़। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर, इसको हम यूजुअली टाइफाइड नाम से जानते हैं। गाइस, MPMSU के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 मार्क्स के लिए हर दूसरे तीसरे साल में रिपीट होता है। 20 मार्क्स में अगर नहीं आया तो 5 मार्क्स में तो ये हर साल आता है, 2 मार्क्स में भी आता है। 20 मार्क्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं एंटेरिक फीवर। तो एंटेरिक फीवर या फिर टाइफाइड का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है साल्मोनेला टाइफाई। साल्मोनेला टाइफाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और एंटेरोबैक्टीरियसी को बिलोंग करता है, फैमिली को बिलोंग करता है। अब इसकी क्लासिफिकेशंस देखते हैं। साल्मोनेला की क्लासिफिकेशंस देखते हैं। तो इसकी 2 क्लासिफिकेशंस हमको पढ़ना है। एक पढ़ना है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, एक पढ़ना है एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन। एक पढ़ना है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन और एक पढ़ना है एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन। तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास 2 ग्रुप आते हैं। एक आता है टाइफाइडल साल्मोनेला, एक आता है नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला। टाइफाइडल साल्मोनेला और एक आता है नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला। टाइफाइडल साल्मोनेला में एस टाइफी और एस पैराटाइफी 2 आते हैं। एस टाइफी और एस पैराटाइफी। जो ये दोनों हैं ये ह्यूमन होस्ट तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। उनके पेट में जाते तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर और एंटेरिक फीवर कॉज करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड टू ह्यूमन होस्ट ओनली, टू ह्यूमन होस्ट। और नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला है। नॉन फाइडल साल्मोनेला ये किसको कोलोनाइज करते हैं? दे कोलोनाइजेस इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स, इंटेस्टाइन्स ऑफ एनिमल्स। मगर ये फिर भी भले ये एनिमल्स के इंटेस्टाइन में रहते हैं मगर ये ह्यूमंस को बीमारियाँ कॉज करवा सकते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में गैस्ट्रोएंटराइटिस, सेप्टिसीमिया, ये सब कॉज करवा सकते हैं। तो गाइस, ये था साल्मोनेला का क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। एक होता है एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन। एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं कॉफमैन वाइट स्कीम भी बोलते हैं। कॉफमैन वाइट स्कीम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मेनली ये जो कॉफमैन वाइट स्कीम या फिर एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन है ये O और H एंटीजन के बेस पे, O एंड H एंटीजन्स के बेसिस पे है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन। तो गाइस, एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन O और H एंटीजन के बेसिस पे है। O और H एंटीजन के बेसिस पे। जो O एंटीजन है इसको फर्दर सेरो ग्रुप्स में बांटा गया है। और फिर हर सेरो ग्रुप्स को सेरो टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 67 सेरो ग्रुप्स हैं और 2500 से ज़्यादा सेरो टाइप्स हैं। सेरो ग्रुप से मेनली हमको सेरो ग्रुप 2,
सेरो ग्रुप 4 एंड सेरो ग्रुप 9 देखने को मिलेगा। सेरो ग्रुप 2, सेरो ग्रुप 4, सेरो ग्रुप 9 ये देखने को मिलेगा। ठीक है, सेरो ग्रुप 2 के पास ग्रुप स्पेसिफिक ओ एंटीजन टाइप 2 देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ग्रुप स्पेसिफिक ओ एंटीजन टाइप 2 देखने को मिलेगा। ऐसे ही 4 में ग्रुप स्पेसिफिक ओ एंटीजन टाइप 4 देखने को मिलेगा। ऐसे ही टाइप 9 देखने को मिलेगा ये। और हर सेरो ग्रुप्स को सेरो टाइप्स में बांटा गया है। हर सेरो ग्रुप्स को सेरो टाइप्स में बांटा गया है। और एच एंटीजन को क्लासीफाई नहीं किया गया है, तो ये था एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन। तो 2 मार्क्स में पूछ भी सकते हैं कि कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है। तो एक तो हमारा है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, एक है हमारा एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन। वो 2 नंबर भी पूछ सकता है कॉफमैन वाइट स्कीम क्या होती है। तो एंटीजेनिक क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। ओ एंटीजन के बेसिस पे है, एच एंटीजन के बेसिस पे है। ओ एंटीजन को फर्दर सेरो ग्रुप्स में बांटा गया और सेरो टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, गाइस एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में 3 एंटीजन्स मेन होते हैं। एक होता है ओ एंटीजन, एक होता है एच एंटीजन, एक होता है वी आई को विरुलेंस फैक्टर भी बोलते हैं। विरुलेंस फैक्टर बोलते हैं। हमको लगता है कि वी फैक्टर डिसीज़ फैलाने के काम में आता होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो होता है ये ओ एंटीजन को कवर करके रखा हुआ होता है। ये ओ एंटीजन को कवर करके रखा हुआ होता है। पॉलीसेकेराइड एनवेलप होता है। ये क्या होता है? पॉलीसेकेराइड एनवेलप होता है, जो कि ओ एंटीजन को कवर करके रखा होता है। ये पुअरली इम्यूनोजेनिक होता है। पुअरली इम्यूनोजेनिक होता है। पुअरली इम्यूनोजेनिक होता है। पुअरली इम्यूनोजेनिक का मतलब क्या होता है कि अगर ये बॉडी में एंटर करेगा तो ये कोई सिम्टम्स शो नहीं कर पाएगा, अपने आप को साबित नहीं कर पाएगा कि मैं डिसीज़ कर सकता हूँ, मतलब ये डिसीज़ नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब होता है कैन नॉट कॉज डिसीज़। तो गाइस पुअरली इम्यूनोजेनिक के कारण ही हम इसका इस्तेमाल वैक्सीनेशन के लिए करते हैं। हम इसका इस्तेमाल वैक्सीनेशन के लिए करते हैं। वैक्सीनेशन में हम डेड और वीकेंड पैथोजेंस बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। तभी पोरली इम्यूनोजेनिक है। अभी बॉडी में जाएगा तो ज़्यादा रिस्पॉन्स वो नहीं कर पाएगा, इम्यूनिटी को ज़्यादा अटैक नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम इसको वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके एब्सेंस हम एक चीज़ और पता लगा सकते हैं, नहीं पता लगाने की गलती कर सकते हैं। वही होता है कि हम रिपोर्ट्स देखते हैं, हमको दिखता है कि वीआई नहीं है, ब्लड रिपोर्ट में वीआई नहीं आया है, ब्लड रिपोर्ट में ये फैक्टर हमको देखने को नहीं मिला है। तो इससे हमको हम ये बोल देते हैं कि हाँ भाई इसको मतलब टाइफाइड नहीं है, इसका मतलब टाइफाइड नहीं है। पर ये जो पूरा जो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है? अभी पोरली इम्यूनोजेनिक है, अगर ये बॉडी में जाएगा भी तो ये डिसीज़ नहीं करा पाएगा या फिर ये इम्यून सिस्टम को अटैक नहीं कर पाएगा। तो ब्लड में तो ये दिखेगा ही नहीं ना। अब ब्लड में ये दिखेगा ही नहीं तो तुमने कैसे बोल दिया कि हाँ भाई अगर ये नहीं दिख रहा है या फिर ये दिख भी रहा है तो इसके रहने या न रहने से हम ये नहीं बोल सकते कि टाइफाइड इसको होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है। हर्षमोहन में एक लाइन लिखी है, एब्सेंस मतलब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वीआई पुअर प्रोग्नोसिस दे देता है। पुअर प्रोग्नोसिस, वीआई की कंप्लीट एब्सेंस हो तो हमको लगा हाँ भाई मतलब इसको वो है ही नहीं, टाइफाइड है ही नहीं। मगर इसके होने ना होने से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। टाइफाइड होगा भी ना फिर भी ये बहुत कम देखने को मिलेगा। तो फिर हम ये देख के वीआई देख के हम बोल देते हैं हाँ इसको टाइफाइड नहीं, तो इसको हम दवाई दूसरी देते हैं, ऐसा होता है।
इसलिए इसकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है। अब हम पढ़ते हैं ओ एंड एच एंटीजन के बारे में, ठीक है। तो ओ एंटीजन, एच एंटीजन। जो ओ एंटीजन होता है ये लाइपोपॉलीसेकेराइड सेल वॉल का पार्ट होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड सेल वॉल का पार्ट होता है। मगर जो एच एंटीजन है ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। विडाल टेस्ट में ओ एंटीजन का इस्तेमाल करते हैं और एच एंटीजन किसका इस्तेमाल करते हैं। एक तो एस टाइफी का और एस पैराटाइफी ए एंड बी का, ठीक है। ज़्यादा इम्यूनोजेनिक कौन होता है, ज़्यादा इम्यूनोजेनिक एच एंटीजन होता है, मोर इम्यूनोजेनिक, मतलब ये ज़्यादा घातक होता है। और ओ एंटीजन लेस इम्यूनोजेनिक होता है, जो ओ एंटीजन की करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है ना, ये पहले आएंगी पहले जाएंगी, कम्स अर्ली गोज अर्ली। मगर जो एच एंटीजन की एंटीबॉडी है, करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, ये लेट आएंगी, कम्स लेट, मगर देर तक रहेंगी, डिसअपियर्स लेट, ऐसा होता है। तो ये था ओ एंटीजन, एच एंटीजन, हमने पीछे विरुलेंस फैक्टर के बारे में पढ़ लिया। तो ये था इसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। आपको ये सब भी लिखना है एग्जाम में अगर आया, फिर आपको चालू करना है इसकी पैथोजेनेसिस, ठीक है। तो वह गाइस हम पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्लासिफिकेशन में हमने देखा था, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में एक टाइफाइडल साल्मोनेला होता है, एक नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला होता है। जो टाइफाइडल साल्मोनेला होता है ना, वो एंट्रिक फीवर कॉज कराता है, मतलब जैसे कि एस टाइफी और एस पैराटाइफी ए एंड बी, ये एंट्रिक फीवर कॉज करवाएगा, ये एंट्रिक फीवर कॉज कराएगा। मगर जो नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला होते हैं ना, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन से कॉज कराते हैं। तब हम इसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे। सबसे पहले इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ट्रांसमिशन ओरल रूट के थ्रू होगा, ठीक है। ट्रांसमिशन ओरल रूट के थ्रू होगा, थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। एक इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है इन्फेक्टिव डोज। ये आप अगर आंसर में लिख कर आओगे ना, तो आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। इन्फेक्टिव डोज होता है इसका 10⁻³ से लेकर के 10⁻6 बेसिलाई, इतना इसका इन्फेक्टिव डोज होता है, ठीक है। मतलब इतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए टाइफाइड कराने के लिए, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि टाइफाइड वाली डिसीज़ को प्रमोट करती हैं। एक तो स्टमक एसिडिटी को जो कम कर रहा होगा, स्टमक एसिडिटी को जो कम कर रहा होगा, ठीक है, स्टमक एसिडिटी को जो कम कर रहा होगा। और एक जो इंटेस्टाइनल इंटीग्रिटी को कम कर रहा होगा, इंटेस्टाइनल इंटीग्रिटी को कम कर, मतलब इंटेस्टाइन की जो लेयर्स वेयर्स हैं उनको ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहा हो, वो कंडीशंस। और स्टमक की एसिडिटी को जो खाना या फिर कंडीशंस कम कर रही हैं एसिडिटी, ये दोनों चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये प्रमोट करेंगे टाइफाइड को, ये प्रमोट करेंगी टाइफाइड को, ठीक है। तब हम पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या है, ठीक है। ये हमारा था खाना, मान लीजिए आपका था ये प्यारा प्यारा गोलगप्पा, इसमें आ गया है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी आ गया, ये गया माउथ में,
माउथ से गया ये स्टमक में, ठीक है, स्टमक से ये गया इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसल लेयर है, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसल लेयर है, इसमें एम सेल्स है, ये है एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स है। इस पर जाकर के एस टाइफी अटैक करेगा, इस पर जाकर एस टाइफी अटैक करेगा। इस पे अटैक करेगा तो ये जो म्यूकोसा लेयर है इसमें मेम्ब्रेन रफल्स फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे? मेम्ब्रेन रफल्स, मतलब छल्लीदार फोड़े या फिर स्ट्रक्चर टाइप का फॉर्म होगा, ठीक है, ठीक है। उन मेम्ब्रेन रफल्स में लार्ज वैक्यूल्स बनेंगे, लार्ज वैक्यूल्स बनेंगे और इन लार्ज वैक्यूल्स में बैक्टीरिया एनक्लोज रहेंगे। ये जो लार्ज वैक्यूल्स बने ये एनक्लोजेस, ये बैक्टीरिया को अपने अंदर रखेंगे। अब यहाँ पर से बैक्टीरिया जाएगा मैक्रोफेजेस में, मैक्रोफेजेस में जाएगा। मैक्रोफेजेस इनका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। मैक्रोफेजेस के अंदर एस टाइफी सर्वाइव कर लेता है, एस टाइफी जाके सर्वाइव कर लेता है। सर्वाइव क्यों कर लेता है? ड्यू टू अल्टरेशन इन लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर, ठीक है। अब इसके अंदर गया, अब इसके अंदर तो सर्वाइव कर गया, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है? कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया उसको मारने का, मगर ये तो सर्वाइव कर गया क्योंकि उसके पास लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर थी। इसमें कुछ अल्टरेशन उसने किया और फिर मैक्रोफेजेस से बच गया। मैक्रोफेजेस से बचने के बाद ये लिम्फेटिक्स में गया, लिम्फेटिक्स के पास गया। लिम्फेटिक्स से ये ब्लड स्ट्रीम में गया, ब्लड स्ट्रीम से इसने रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यूज़ को अटैक किया, रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यूज़ को अटैक किया। वहाँ पर से सीडेड ऑर्गन्स पे सेकेंडरी बैक्टीरिया किया, सीडेड ऑर्गन से सेकेंडरी बैक्टीरिया कॉज किया, ठीक है। और इस सेकेंडरी बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होना चालू होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम सब कहानी समझते हैं। पप्पू गया गोलगप्पे खाने, उस गोलगप्पे के पानी में एस टाइफी था, उसने वो खाया तो उसके पेट से होते हुए इंटेस्टाइन में गया। अब उसके इंटेस्टाइन में म्यूकोसा लेयर्स में जो सेल्स थे उस पर एस टाइफी ने अटैक किया, तो उस लेयर पे मेम्ब्रेन रफल्स फॉर्म हुए। उस मेम्ब्रेन रफल्स में लार्ज वैक्यूल्स बने, उन लार्ज वैक्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया रहा। अब वैक्यूल्स का काम होता है सेल के बाहर निकालना, ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा सेल के बाहर निकालना। तो सेल के बाहर निकाला, सोचा कि मैक्रोफेजेस के पास भेज देता हूँ, मैक्रोफेजेस को ख़त्म कर देगा एस टाइफी को, मगर एस टाइफी के पास लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर होती है जिसके कारण उसमें कुछ अल्ट्रेशंस होते हैं और मैक्रोफेजेस से वो बच जाता है। वहाँ पर से वो बचा, वो गया लिम्फेटिक्स के पास, लिम्फेटिक्स से वो गया ब्लड स्ट्रीम में। अब वो पूरी बॉडी में अटैक करने की सोच रहा है, तो फिर उस ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाकर रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यूज़ पे वहाँ पर अटैक करेगा। वहाँ रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यूज़ के बाद ये सेकेंडरी बैक्टीरिया करेगा, मतलब सीडेड ऑर्गन में जाएगा, वहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको अटैक करेगा और हमारी टाइफाइड डिसीज़ चालू हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो आपको माइक्रोबायोलॉजी की कोई भी वो पूछे, डिसीज़ पूछे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो आपको लिख कर आनी है और एक पैथोजेनेसिस लिख कर आना है। तो इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में जो सबसे पहले देखने को मिलता है, हमको सबसे पहले तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड लिखेंगे। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो होता है 10 से 14 दिन, मतलब 1 वीक से लेकर के 2 वीक। बॉडी में साल्मोनेला टाइफी आने के बाद 10 से 14 दिन के बाद वो अपने सिम्टम्स शो करना चालू करेगा कि भाई मैं भी बॉडी में हूँ, तेरे को टाइफाइड हो रखा है, अब तू ध्यान दे, ऐसा मेरे को अटेंशन दे, ऐसा होता है। तो सबसे पहले जो हमको देखने को मिलता है वो तो स्टेप लेडर पैटर्न ऑफ रेमिटेंट फीवर देखने को मिलेगा।
मतलब बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, ऐसा ऐसा। कुछ स्टेप लेटर पैटर्न ऑफ फीवर देखने को मिलेगा, स्टेप लेटर पैटर्न ऑफ फीवर देखने को मिलेगा हमको। इसके फीवर के साथ साथ जो देखने को मिलता है हेडेक, कफ, चिल्स, फीवर के साथ ये सब देखने को मिलता है। और इसके अलावा हमको और क्या देखने को मिलेगा, रोज स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, रोज स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। हिपैटोस्प्लीनोमेगैली देखने को मिलेगी हमको, और एपिस्टेक्सिस देखने को मिलेगा, जीआई ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल परफोरेशन से सब देखने को मिलेगा। न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन पे हमको देखने को मिलेगी, जैसे कि मेनिंजाइटिस, सेरेब्रल अटैक्सिया, ये सब लॉन्ग टर्म्स में देखने को मिलेगा। अगर हमने एस्टाइफी हो रखा है, हमने बस सिम्टम्स को हटाने वाली टेबलेट खा रहे हैं, हम एस्टाइफी को मारने वाली दवाई नहीं खा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म तक अगर टाइफाइड रहा तो हमको मेनिंजाइटिस और सेरेब्रल अटैक्सिया ये सब भी देखने को मिलेगा। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोजेनेसिस, ये दोनों तो आपको लिख कर आने ही है। अब जो हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, जिसपे MPMSU सबसे ज़्यादा ध्यान देता है, अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपके 8-9 मार्क्स तो जिसके रहेंगे वो रहता है लैब डायग्नोसिस। तब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने जाने वाले हैं लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस गाइस, लैब डायग्नोसिस में आपको उतनी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जिसको लिखने से आपको MPMSU नंबर देगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो मेरा MBBS विद MPMSU जो चैनल है, इसमें मैं आपको MPMSU के पेपर से डील कैसे करना है, कितना लिख कर आना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख कर आनी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हर साल आते ही हैं, मैं आपको वो पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको कोई भी PG की जानकारी नहीं देने वाला हूँ। मैं PG में कैसे तैयारी कर सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म से करना है, मैं ये सब स्ट्रेटजी बताऊँगा, और मैं आपको PG के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊँगा। लैब डायग्नोसिस में भी मैं आपको उतना बताऊँगा जिसको लिखने से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, फालतू की चीज़ मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। तो लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले तो हमको लिखना है कि स्पेसिमेन कलेक्शन में क्या क्या आता है। स्पेसिमेन कलेक्शन, स्पेसिमेन कलेक्शन में ना 3 तरह के स्पेसिमेन कलेक्शन रहते हैं, 3 अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट डॉक्टर के पास फर्स्ट वीक में गया है कि उसको GI ब्लीडिंग्स हो रही है, उसको बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, स्टेप लेडर टाइप का है, रोज स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, तो फर्स्ट वीक में अगर वो डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर उसको ब्लड कल्चर करने को बोलेगा, मतलब ब्लड सैंपल लेगा और ब्लड कल्चर के लिए भेजेगा या फिर बोन मैरो के लिए भेजेगा। मेनली तो ब्लड कल्चर, वो ब्लड सैंपल लेते हैं, फिर उसको माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ब्लड कल्चर के लिए भेज दिया जाता है। अगर वो डॉक्टर के पास सेकंड वीक में जाएगा तो उसका सीरम एज ए स्पेसिमेन लिया जाएगा उसके स्पेसिमेन के लिए, ठीक है। और सीरम के थ्रू ही हम विडाल टेस्ट करते हैं, ठीक है। और अगर वो 3rd and 4th वीक में गया, बहुत लेट गया, अगर वो 3rd and 4th वीक में गया, तो हम यूरिन और स्टूल सैंपल भी लेते हैं, अगर बहुत लंबे समय तक टाइफाइड को ट्रीट न किया जाए ना, तो वो इंसान ना कैरियर बन जाता है, और जो दूसरे को ट्रांसमिट करवाता है वो स्टूल के थ्रू फिर ट्रांसमिट होता है। जैसे मान लो उसके फीकल में हमको एस्टाइफी देखने को मिलेगा। वो मान लीजिए गांव में रहता था, गांव में वो किसी के खेत में गया, वहाँ पे उसने अपने स्टूल पास किया, उस स्टूल में एस्टाइफी था, अगल बगल की जो धान अनाज या फिर कोई भी सब्जी भी लगी होगी, तो एस्टाइफी वहाँ पर अटैक करेगा, फिर उसी को नॉर्मल लोग जब कंज्यूम करेंगे उनको भी टाइफाइड हो जाएगा, तो एज अ कैरियर बन जाता है, ठीक है। तो ब्लड कल्चर में हम क्या करते हैं, ब्लड कल्चर में सबसे पहले तो डॉक्टर ब्लड कल्चर के लिए बोलेगा, नर्स आएगी, उसका ब्लड लेगी, 8 to 10 ml ऑफ ब्लड लेगा, उसको ब्लड कल्चर बॉटल में रखेंगे, उसको इंक्यूबेट करेगी। इंक्यूबेशन 37 to 38 डिग्री सेल्सियस में होता है। फिर उसको ब्लड अगार और मैकाउंकी अगार में देखेंगे,
ठीक है। तो ब्लड अगार में नॉन हीमोलिटिक मोस्ट कॉलोनीज देखने को मिलती हैं हमको, एस टाइप की नॉन हीमोलिटिक मॉइस्ट कॉलोनीज देखने को मिलती हैं हमको ब्लड अगार में। और मैकॉन्की अगार में हमको क्या देखने को मिलती है? मैकॉन्की अगार में मैकॉन्की अगार में हमको नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग देखने को मिलते हैं, पेल नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज देखने को मिलती हैं, जो कि राउंड और ट्रांसल्यूसेंट शेप की देखने को मिलेगी, राउंड और ट्रांसल्यूसेंट देखने को मिलेगी। ठीक है। और स्टूल और यूरिन कल्चर में हम एनरिचमेंट ब्रॉथ और सेलेक्टेड मीडियाज यूज़ करते हैं। एनरिचमेंट ब्रॉथ में सेलेनाइटिव ब्रॉथ, टेट्राथायोनेट ब्रॉथ, ग्राम नेगेटिव ब्रॉथ, ये सब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूल एंड यूरिन कल्चर में, जो कि 3rd और 4th वीक ऑफ इलनेस में होता है, तो इसमें हम एनरिचमेंट ब्रॉथ एंड सेलेक्टिव मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो एनरिचमेंट ब्रॉथ में कौन कौन सी यूज़ करते हैं? सेलेनाइट एफ ब्रॉथ, टेट्राथायोनेट ब्रॉथ, और सेलेक्टिव मीडिया में हम DCA डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार यूज़ करेंगे, जिसमें ब्लैक कलर की कॉलोनीज देखने को मिलती हैं, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग ब्लैक कलर की कॉलोनीज देखने को मिलेंगी। और हम XLD यूज़ करेंगे, ज़ाइलोज़लाइसिन डीऑक्सीकोलेट, DCA XLD, ये दोनों अगार यूज़ करते हैं। DCA डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार यूज़ करेंगे, जिसमें ब्लैक सेंटर नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग विद ब्लैक सेंटर कॉलोनीज देखने को मिलेंगी। XLD में हमको राउंड कॉलोनीज विद ब्लैक सेंटर देखने को मिलेंगी। विल्सन्स ब्लेयर के मीडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो हम तीसरा इस्तेमाल करते हैं, तीसरी जो हमारी लैब डायग्नोसिस होती है, जो हम कर सकते हैं, वो होती है हमारी कल्चर स्मेयर और मोटिलिटी टेस्टिंग। कल्चर स्मेयर एंड मोटिलिटी टेस्टिंग, ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि साल्मोनेला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, वो नॉन स्पोरिंग और नॉन कैप्सुलेटेड बेसिलाई होता है। ठीक है। तो कल्चर स्मेयर में वो इंडोल, जो हम ICUT करेंगे ना, इंडोल सिट्रेट यूरिएज और कैटलेज, इसमें सिर्फ कैटलेज पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। ठीक है। कैटलेज बस पॉजिटिव होगा। ठीक है। ICUT में नहीं, यहाँ पे जो ICUT है, नहीं कैटलेज ICUT में नहीं आता, ICUT में। ठीक है। इंडोल नेगेटिव देखने को मिलेगा, सिट्रेट नेगेटिव देखने को मिलेगा, यूरिएज नेगेटिव देखने को मिलेगा, कैटलेज और ऑक्सीडेज पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, कैटलेज और ऑक्सीडेज पॉजिटिव देखने को मिलेगी। और TSI ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट, ये होता है ICUT का ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। इसमें अल्कलाइन एसिड देखने को मिलेगा हमको, अल्कलाइन एसिड देखने को मिलेगा, गैस प्रेजेंट होगी, गैस प्रेजेंट होगी, H2S एबंडेंट पे पाया जाएगा, H2S। ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट को तो 5 मार्क्स में भी सीधा पूछ लिया जाता है, या फिर 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट एक प्रकार का एग्लूटिनेशन टेस्ट है, एग्लूटिनेशन टेस्ट है।
अब हमारे पास एस टाइफी है, एस टाइफी के हमारे पास एंटीजेंस है, तो विडाल टेस्ट में हम उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करते हैं, हम उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर एंटीबॉडी और एंटीजन के जब वो होता है, क्रॉस रिएक्शन होता है, तो फिर हम क्लम्पिंग चेक करते हैं। और यहाँ पे जो क्लम्पिंग जो हम चेक करते हैं वो हम मिरर के थ्रू चेक करते हैं, कॉनकेव मिरर, हाँ कॉनकेव मिरर के थ्रू हम चेक करते हैं, कॉनकेव मिरर के थ्रू चेक करते हैं। ठीक है, तो भी टेस्ट हो सकते हैं। अब देखो, अब हमारे पास 4 एंटीजन्स हैं, 4 एंटीजन है, एस टाइफी होती है, एस पैराटाइफी होती है। ठीक है, एस टाइफी होती है, एस पैराटाइफी होती है, एस टाइफी एस पैराटाइफी होती है। एस टाइफी के एच एंटीजन, ओ एंटीजन, एस पैराटाइफी ए और बी होती है। ठीक है, तो ए का एच एंटीजन, बी का एच एंटीजन। ठीक है, तो हमारे पास 4 एंटीजन्स कौन कौन से हुए, एक तो हुआ ओ टी ओ, टी ओ इज ओ एंटीजन ऑफ एस टाइफी, एक हुआ टी एच, ओ एंटीजन ऑफ, नहीं सॉरी, एक हुआ टी ओ एंटीजन ऑफ एस टाइफी, एक हुआ टी एच, एच एंटीजन ऑफ एस टाइफी, एक होगा ए एच, एच एंटीजन ऑफ एस पैराटाइफी ए, और एक होगा बी एच, एच एंटीजन ऑफ एस पैराटाइफी बी। ठीक है, ये इसको पेशेंट का हम सीरम निकालेंगे, इसको डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करने के बाद हम इनको 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट कर देंगे। ठीक है, फिर हम एग्लूटिनेशन चेक करेंगे, एग्लूटिनेशन चेक करेंगे, एग्लूटिनेशन चेक करेंगे। अगर ओ एग्लूटिनेशन हुआ, ओ एग्लूटिनेशन हुआ है, मतलब ओ एंटीजन के रिस्पॉन्स में अगर हमको एंटीबॉडीज़ देखने को मिली है, तो ग्रेनुलर चौकी क्लम्प्स देखने को मिलेंगे हमको, ग्रेनुलर चौकी क्लम्प्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एच एग्लूटिनेशन है, अगर एच एग्लूटिनेशन है अगर, तो हमको लूज फ्लफ़ी वूलन, फ्लफ़ी कॉटन वूली क्लम्प देखने को मिलेगा, कॉटन वूली क्लम्प देखने को मिलेगा। और अगर एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है, एग्लूटिनेशन मान लो अगर हुआ ही नहीं, तो हमको बटन फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, बटन फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ओ एग्लूटिनेशन हुआ मतलब इसके शरीर में ओ एंटीजन है, ओ एंटीजन के रिस्पॉन्स में इसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करी, तो हमको ग्रैनुलर चौकी क्लम्प्स देखने को मिलेगा। एच एंटीजन के रिस्पॉन्स में अगर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई हैं इसके शरीर में, तो हमको कॉटन वूली क्लम्प देखने को मिलेगा, लूज फ्लफ़ी कॉटन वूली क्लम्प देखने को मिलेगा। और अगर मान लो एस टाइफी अगर उसको है ही नहीं, मतलब उसको टाइफाइड है ही नहीं, तो हमको बटन फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अदर मेथड्स क्या क्या हैं, जैसे कि मॉलिकुलर मेथड्स, मॉलिकुलर मेथड्स ये तो आपको हर डिसीज़ में लिख देना माइक्रोबायोलॉजी में। पीसीआर है हमारे पास मॉलिकुलर मेथड्स में, हाँ पीसीआर के अलावा नेस्टेड पीसीआर, और ठीक है पीसीआर लिख देना। और हमारे पास क्या क्या है, एंटीजन डिटेक्शन, एंटीजन डिटेक्शन हम एलिसा के थ्रू कर सकते हैं, हम एलिसा के थ्रू कर सकते हैं। और एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट जो कि होती है एएसटी, ये हम मिलर हिंटन अगार्थ और डिस्क डिफ्यूजन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। कैसे, बाय डिस्क डिफ्यूजन मेथड ऑन मिलर्स हिंटन्स अगर हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, लैब डायग्नोसिस में हमने एक तो विडाल टेस्ट देखा, विडाल टेस्ट के बाद हमने ब्लड कल्चर देखा, 2 हुई कल्चर, इसमें मोटिलिटी टेस्टिंग हुई, स्टूल एंड यूरिन कल्चर, मॉलिकुलर मेथड्स, एंटीजन डिटेक्ट, एएसटी से मिला करके मिनिमम टू मिनिमम आपको 5 लैब डायग्नोसिस तो हर माइक्रोबायोलॉजी की डिसीज़ में लिखनी ही लिखनी है।
एक और इम्पोर्टेंट सवाल कभी कभी लोग पूछ लेते साथ में कि आप इसको ट्रीट कैसे करोगे। ठीक है, तो जो दवाई वाला पार्ट है और वैक्सीन वाला पार्ट है, तो मेनली है फार्माकोलॉजी का डिपार्टमेंट। मगर इसमें ना आपसे वैक्सीन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन दोगे और कब दे सकते हो। तो टाइफाइड के लिए ना 2 वैक्सीन होती हैं। टाइफाइड के लिए 2 वैक्सीन होती हैं। एक तो होती है टाइफाइड की टाइफोरल, और एक होती है टाइफाइड की कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, वीआई एंटीजन कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड, हाँ ये होती है। तो 2 होती हैं, 2 वैक्सीन होती है। ठीक है, और पेरेंटरल टैब वैक्सीन का तो उसमें इस्तेमाल अब नहीं होता है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो मेनली 3 वैक्सीन होती है, जिसमें 2 का नाम तो आपको लिख के आनी है। एक होती है टाइफोरल वैक्सीन, ठीक है, और एक होती है वीआई एंटीजन कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, वीआई एंटीजन कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। ये 2 वैक्सीन होती हैं। टाइफाइड के लिए 2 वैक्सीन्स भी होती हैं। टाइफाइड के लिए 2 वैक्सीन्स होती हैं। एक तो होती है टाइफोरल वैक्सीन होती है, ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। कैसे होती है? लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। इसमें एच टाइफी के म्यूटेंट स्ट्रेन को डाला जाता है। ठीक है, ये 6 साल के बच्चों तक के बाद लगाई जा सकती है। 6 साल मिनिमम एज होनी चाहिए इसको लगवाने के लिए। और इसको फूड के साथ ओरली दी जाती है, और ये 7 दिन के बाद अपना इफ़ेक्ट चालू करती है और 4 साल तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। और एक जो होती है वीआई एंटीजन कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, एक ही होती है। ये 2 वैक्सीन होती हैं। इसकी जो मिनिमम एज है वो 2 ईयर्स है। ठीक है, और 2 साल तक ही ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, 2 ईयर्स ऑफ प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, तो गाइस ये था आपका एंटरिक फीवर के ऊपर मेरा वीडियो, जिसको हम टाइफाइड भी बोलते हैं। सॉल्मुलर टाइफी के कारण होता है। वैसे अगर ये एमपीएमसी में आया, 20 मार्क्स में आया, तो इसमें कम से कम आप 5 पेज आराम से पढ़ सकते हो। उसका क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लैब डायग्नोसिस, टाइफाइड वैक्सीन, ये सब मिला करके आप 5 पेज आराम से पढ़ सकते हो एकदम अच्छी राइटिंग्स में। आप ये सब अच्छे से लिखोगे, इसमें ज़्यादा डायग्राम कुछ नहीं है। मेन फोकस आपको पैथोजेनेसिस पे देना है। पैथोजेनेसिस आपको फ्लो चार्ट में दिखाना है। मेरे जो मेन नोट्स होंगे मैं आपको वो भी शेयर करूँगा, उसमें अच्छे से बताया गया है। और 2 मार्क्स में तो कम पूछेगा, ये मेनली 20 मार्क्स से 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, और ये हर दूसरे तीसरे साल रिपीट होता ही होता है। ठीक है गाइस, डेट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।